आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। व्याकरण के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में है वह है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि को जानने के लिए व्याकरण को भी जानना आवश्यक है। इसलिए मैं सबसे पहले टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि भाषा क्या है, उसके रूप कितने होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की क्या आवश्यकता होती है। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आपके पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक जो है वह है भाषा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला टॉपिक है भाषा, उसमें आपके लिए जानना आवश्यक है भाषा क्या है। पहला टॉपिक जो है भाषा, उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा क्या है। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर समाज में हम हैं तो हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता, भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तो उसके पास भाषा नहीं होती। ऐसी स्थिति में बच्चे के पास क्या होता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी आवश्यकताएं यद्यपि कम होती हैं, लेकिन फिर भी उसे भूख लगने पर, कपड़े गीले होने पर अपनी बात को समझाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में उसके पास ध्वनि है, जिस ध्वनि को हम रोने के अर्थ में ले सकते हैं। बच्चा रोता है, अभी उसकी उम्र कम है, वो अपनी बात व्यक्त करने के लिए उसके पास भाषा नहीं है, तो उसकी भाषा उसकी ध्वनि हो जाती है। बच्चा जब भूखा होगा या उसके कपड़े गीले हों, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो या उसके पेट में दर्द हो या कोई तकलीफ़ हो, तो वो बच्चा बोलना नहीं जानता, उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने भावों को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी बात होती है वह होती है कि वह अपनी बात कैसे कहता है। तो उस समय उसके पास भाषा का जो माध्यम है वो ध्वनि है। वो रोता है और रो करके अपनी बात को, ध्वनि करके अपनी बात को अपनी माँ को समझा देता है। तो बच्चों, प्रश्न उठता है कि भाषा फिर है क्या। हम मनुष्य हैं, हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों से अपनी बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम विचार करें कि जब हम आदिम अवस्था में रहे होंगे, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, तो मनुष्य जंगलों में रहता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। धीरे धीरे उसने बस्तियां बनाना सीखी, आग जलाना सीखा, खेती करना सीखा। हर प्रकार से धीरे धीरे करके सभ्यता का विकास हुआ और इस विकास के क्रम में उसने कुछ कुछ चीज़ों को बोलना सीखा। ध्वनियों के माध्यम से धीरे धीरे मुख से ध्वनियाँ निकलने लगीं और वह ध्वनियों का उपयोग
करके अपनी भाषा को व्यक्त करने लगा, अपने भावों को व्यक्त करने लगा। अपने मुख से निकलने वाली जो अस्पष्ट ध्वनियाँ थी, बाद में उन्हीं ध्वनियों को एक निश्चित ध्वनि के रूप में प्रत्येक वस्तु का एक नाम रख लिया होगा और धीरे धीरे इस तरह से भाषा का जो स्वरूप है वह विकसित हुआ होगा। इस तरह से देखा जाए तो भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भाष धातु, संस्कृत की भाष धातु से, ये भाष धातु है जिससे शब्द बना भाषा, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। तो धीरे धीरे इसी तरह से भाषा का विकास हुआ। अब भाषा का जब विकास हुआ तो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, बातों को व्यक्त करना किन्हीं किन्हीं चिन्हों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से बातों को व्यक्त करना आ गया। तो सबसे पहले भाषा के विकास में मनुष्य ने संकेतों का प्रयोग किया होगा, किंतु ये संकेत जो थे उनके मनोभावों को प्रकट करने में असमर्थ थे। संकेतों के माध्यम से पूरी भाषा व्यक्त नहीं की जा सकती। फिर उन लोगों ने विभिन्न वस्तुओं के लिए कुछ प्रतीक शब्द बनाए होंगे और उसके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया होगा। भाषा का रूप स्थिर रहे उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़े होंगे, ताकि जब जो बोले किसी प्रतीक शब्द के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे। तो एक स्थिर नियम बनाए गए होंगे और इस प्रकार देखें तो नियमों में बंध कर निरंतर ये बोलने का तरीका जो है विकसित होता चला गया होगा और धीरे धीरे समय पर ये परिमार्जित होते हुए, शुद्ध होते हुए हजारों वर्षों में ये परिमार्जित होकर भाषा का रूप इसको मिल गया होगा। अब इस तरह से यदि देखा जाए तो सबसे पहले ये हमारे लिए जानना आवश्यक था कि भाषा है क्या। तो भाषा मैंने आपको बताया कि संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या वाणी को व्यक्त करना। भाष धातु होती है, भाष ये आपकी धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना, बोलना या भावों को व्यक्त करना। तो ये हो गया भाषा। अब देखा जाए तो जब हम लोगों ने ये जान लिया कि भाषा किसे कहते हैं, तो अब भाषा की एक निश्चित परिभाषा होगी। निश्चित परिभाषा क्या होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मैं एक बार और बता दूं आपको कि भाषा की परिभाषा के रूप में आप इसको याद करेंगे
भाषा वह साधन है, इसको हम परिभाषा बता दे रहे हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये इसी को हम भाषा कहते हैं। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब जब हम लोगों ने ये जान लिया कि भाषा क्या है, तो संक्षेप रूप में यदि देखें तो भाषा क्या है? भावों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है भाषा। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले भाषा की परिभाषा याद करनी होगी। तो परिभाषा के रूप में जो मैंने रेखांकित करके घेर दिया, इसे आप याद करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये हो गई भाषा की परिभाषा। अब साधारण भाषा में इसको हम क्या कहेंगे कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, तौर तरीका है। जैसे मैं अगर उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा। सुशीला ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया और पूछा, माँ क्या मैं छुट्टियों में सोहन के घर जा सकती हूँ? माँ ने कहा हाँ। अब ये तरीका हुआ भाषा को व्यक्त करने का। अब इस भाषा को हम आपसी बातचीत से भी व्यक्त कर सकते हैं या इसी बात को हम लिख कर के भी कह सकते हैं। अगर हम अपनी बात को लिख कर किसी तक पहुंचाएंगे तो वो लिखित भाषा का रूप हो जाएगा। तो आगे क्या होगा कि बच्चों, सोहन ने अपनी बात लिखकर सुशीला तक पहुंचाई और सुशीला ने मौखिक रूप से पढ़कर माँ तक पहुंचाई। दो तरीका हुआ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरीके आपको देखने को मिल रहे हैं कि सुशीला, यहाँ देखिए हम फिर से आपको पढ़ के सुनाते हैं इसको। सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा। ठीक है। अब जब ये पत्र सुशीला को मिला तो सुशीला ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया और पूछा। क्या पूछा? माँ क्या छुट्टियों में हम सोहन के घर जा सकते हैं? माँ ने कहा हाँ। तो दो तरीका हुआ यहाँ पर। एक तो सुशीला को पत्र लिखा हुआ मिला सोहन की ओर से, तो सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा, तो ये लिखित रूप हो गया। अब सुशीला ने उसी पत्र को पढ़कर माँ को सुनाया, बोलकर सुनाया, तो ये इसका मौखिक रूप हो गया। तो इस तरह से जो बात थी लिखित रूप में आई और मौखिक रूप में सुनाई गई। तो माँ ने उसकी बात सुनकर हाँ कहा, अनुमति दे दी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भाषा के कुल मिलाकर दो रूप हो गए। पहला बोलकर हुई, सुशीला और माँ के बीच की बातचीत थी। दूसरा लिखकर हुई। तो ये आपका जो है भाषा का अपना रूप हो गया। अब देखिए, अब मैंने आपको भाषा क्या है ये समझाया, फिर समझाया कि भाषा का विकास कैसे हुआ होगा, फिर मैंने आपको समझाया कि भाषा की परिभाषा क्या है, किस शब्द से भाषा शब्द बना है और उसका क्या अर्थ है, और ये भाषा कैसे विकसित होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये दो रूप में विकसित होती है, बोलकर और लिखकर। तो इस तरह से देखा जाए तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हो गए। भाषा के मुख्यतः दो रूप हो गए। उस रूप को यदि हम आपको बताएं तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि
एक चीज़ होती है हम उसे बोलकर कहते हैं और दूसरी चीज़ को हम लिख के कहते हैं। सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा, ये तो भाषा का लिखित रूप हो गया। जब उसी पत्र को सुशीला ने माँ को पढ़कर सुनाया तो वो भाषा का मौखिक रूप हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हो जाएंगे। ये अगर हम आपसे प्रश्न दें कि भाषा के कितने रूप हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख दें। अगर हम इसको लिख दें कि ये भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हो गए, एक हो गया मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। आपको मैंने समझाया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा। तो भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब देखिए मैं आगे बढ़ती हूँ और आती हूँ मौखिक भाषा पर। अब प्रश्न उठता है मौखिक भाषा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पहले एक उदाहरण देके पढ़ के समझाया था कि सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा, सुशीला ने वो पत्र माँ को पढ़कर सुनाया और सवाल करती है कि क्या गर्मी की छुट्टियों में हम सोहन के घर जा सकते हैं, तो माँ ने उत्तर दिया हाँ। तो लिखित और मौखिक रूप दोनों इस भाषा में मिल गए। अब प्रश्न उठता है कि मौखिक भाषा क्या है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी कि जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मैं मौखिक परिभाषा को फिर से दोहराती हूँ। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा की परिभाषा होगी जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो मौखिक भाषा की परिभाषा आपकी अगर लिखनी होगी तो आपको ये वाली लिखनी होगी कि जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको मौखिक भाषा की परिभाषा बताई। अब देखिए, आप लोगों ने रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुने होंगे, बातचीत सुनी होगी, कभी आपने भाषण दिया होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, कभी आपने विद्यालय में किसी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कविता पाठ किया होगा, कभी कोई कहानी सुनाई होगी, कोई वार्तालाप किया होगा। ये सारे उदाहरण जो हैं मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। मौखिक भाषा के अगर आपको उदाहरण लिखना हो, परिभाषा, आपको प्रश्न आता है कि मौखिक भाषा की परिभाषा देते हुए उसके उदाहरण लिखें, तब आपको मैंने जो रेखांकित करके परिभाषा बताई है पहले वो लिखनी होगी। फिर उदाहरण भी पूछा गया है तो आपको देना होगा कि रेडियो और दूरदर्शन पे होने वाली बातचीत, भाषण देना, वाद विवाद, कविता पाठ, किसी घटना का वर्णन करना, ये सारी चीज़ें, फ़ोन पर किसी से बात करना, ये सारी चीज़ें जो हैं मौखिक भाषा का रूप हैं, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा का ये उदाहरण हो गया। अब जब हमने बोलना सीख लिया तब प्रश्न आया कि इस बातों को जो हम बोलते हैं, इन बातों को लंबे समय तक हम रख नहीं सकते, क्योंकि बोली गई भाषा को
हम अभी कुछ बोले हैं, हो सकता है हम भूल जाएं कि अभी हमने क्या बोला। तो मौखिक भाषा को बहुत देर तक स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए जब मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करना हो तो हमें उसको लिखित रूप में परिवर्तित करना होगा। अब मौखिक भाषा का जो भाषा के जो दो रूप मैंने आपको बताए थे, उसमें पहला मैंने मौखिक भाषा अच्छी तरह समझाया। अब यही मौखिक भाषा धीरे धीरे लिखित रूप में परिवर्तित होगी, क्योंकि उसको स्थायी रूप प्रदान करना है। तो जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य एक दूसरे के अनुभवों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता था। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई का माध्यम भी गुरुकुल में मौखिक भाषा थी। गुरु शिष्य को बोलकर सारी चीज़ें पढ़ाता था, विद्यार्थी सारी चीज़ें सुनकर सीखता था। लिखने की प्रक्रिया बहुत बाद की है। तो धीरे धीरे मनुष्य अपने और दूसरों के अनुभवों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता था। तो भाषा का जो मूल रूप है वह मौखिक रूप ही और सबसे पुराना रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले सबसे बोलना सीखा और बाद में लिखना सीखा। तो भाषा के दो रूपों में सबसे पहले मौखिक भाषा आई, बाद में उसका दूसरा रूप आया जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो अब भाषा का दूसरा रूप जो है वो है लिखित भाषा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। आपका प्रश्न होगा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे कि लिखित भाषा की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे: जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तब वह भाषा का लिखित रूप है। परिभाषा हो गई ये आपकी, ये लिखित की परिभाषा है। इसे हम परिभाषा के रूप में जानेंगे कि जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसी को हम परिभाषा लिखेंगे। ये आपकी परिभाषा हो गई। फिर देखिए, पहले चीज़ों को सुनाई जाती थी, बाद में उसे लिखित रूप प्रदान किया। तो हमारे पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारे पास ग्रंथ के रूप में रामायण है, महाभारत है, ये सब लिखित भाषा का रूप हो गया। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हम अपने ज्ञान और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, स्थायी रूप से रख सकते हैं। हजारों हजारों वर्ष तक हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो पुरातन काल में तमाम रूप से देखा जाए तो जो वेदों की रचना हुई आज तक हमें वो पढ़ने को मिलती है, उसके पीछे उसका लिखित कारण है। देखिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सारे वेदों की रचना लिखित रूप में न होती तो हमें ये पढ़ने को न मिलती। तो इस तरीके से भाषा का जो लिखित रूप है वो स्थायी होता है और उसी के द्वारा ग्रंथ, रामायण, महाभारत जैसे चीज़ों की रचना की जा सकती है, जिसे हम हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये जाना कि भाषा क्या है, भाषा कैसे विकसित होती है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं और भाषा का मूल रूप क्या है। तो भाषा का मूल रूप तो मौखिक रूप ही है। तो सबसे पहले हमने बोलना सीखा था, लिखना तो हमें बाद में आया। लिखना सीखने के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना चाहिए, चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, तब लिखना आएगा। तो उसका मूल रूप तो जो है वो बोलना ही है। तो इस तरीके से संसार में प्राय सभी मनुष्य
बोलते और बातचीत करते हैं अपनी, जिससे कि अनेक भाषाएं विकसित हो गई। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगला, कश्मीरी, उर्दू, मराठी। अब जब हम भाषा को लिखने पर आते हैं कि लिखना है, तो दूसरा प्रश्न उठता है कि हमें भाषा लिखने के लिए व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो भाषा लिख रहे हैं वह भाषा शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध और सही प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो भाषा को लिखने के लिए हमें मूल रूप से व्याकरण की जानकारी भी होनी चाहिए। तो भाषा की परिभाषा, उसके रूप की जानकारी के बाद अब बारी आ गई कि हम आपको भाषा के व्याकरण पर ले आएं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अगर हम भाषा लिखते हैं तो हमें भाषा लिखने के लिए व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, और व्याकरण की जानकारी के लिए हमें ये पहचान में आना चाहिए कि हम शुद्ध लिखते हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँगी कमला पेड़ पर चढ़ता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये भाषा अशुद्ध है, ऐसे नहीं बोला जाता। कमला पेड़ पर चढ़ती है, यानी कि आपको व्याकरण का ज्ञान है। तब आपने माना कि अगर कमला स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग की ही लगेगी, तब भाषा शुद्ध होगी। तो भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें व्याकरण की ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अगर हम व्याकरण की परिभाषा आपसे कहें कि व्याकरण है क्या, तो आपको व्याकरण की परिभाषा भी आनी चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। इसी को व्याकरण कहते हैं। जब तक हमें शुद्ध बोलना नहीं आएगा, हम लिखना भी नहीं जानेंगे। तो भाषा को जब लिखित रूप प्रदान करना होगा तो हमें भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक है। तो ये आपका व्याकरण की परिभाषा हो गई। ये आपकी परिभाषा क्या हो गई? व्याकरण की परिभाषा हो गई। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो आप तुरंत उसका उत्तर परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो व्याकरण द्वारा ही हम लिखना सही तरीके से जान पाते हैं। अब अगला हिस्सा भाषा का क्या है? जब हमने भाषा का मौखिक रूप सीख लिया, फिर उसे हमने लिखित रूप प्रदान कर दिया। लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमने व्याकरण सीखा, व्याकरण किसे कहते हैं वो जाना। तो हमें ये भी जानना होगा कि व्याकरण जानने के साथ साथ हमें व्याकरण के जो अंग हैं उन्हें जानना भी आवश्यक है। तो उन्हें जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि व्याकरण जानने के लिए जो उसके 3 हिस्से हैं, मुख्य भाग हैं तीनों, उनको जानना भी आवश्यक है, जिसे हम व्याकरण के अंग कहते हैं। तो व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। तो यही व्याकरण के 3 हिस्से हैं, जिसे भाषा के बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वर्ण विचार। भाषा के बाद हम आ जाएंगे वर्ण पर। वर्ण विचार के माध्यम से अपनी बातें हम आपको समझाएंगे। तो ये वास्तव में व्याकरण का अंग है। ये आपका जो है व्याकरण का अंग है। व्याकरण के अंग के जो चीज़ें हैं वो हैं क्या क्या है व्याकरण के अंग? तो पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, और तीसरा हो गया वाक्य। तो इस तरीके से देखा जाए तो व्याकरण के ये 3 अंग हैं, जिसको हम बाद में वर्ण विचार के रूप में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन वर्णों की जानकारी
तो हम आपको मौखिक रूप में देंगे। लेकिन अगर भाषा को मौखिक रूप से लिखित रूप में लाना है तो वर्ण जानने के साथ साथ आपको लिपि जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अपना अपना ढंग होता है। ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने के लिए हम जिस निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अगर आपको लिपि की परिभाषा पूछी जाए तो साधारण भाषा में हम आपको बता दें कि लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे कि ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने वाले जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। तो उर्दू की लिपि हो गई फारसी, अंग्रेजी की लिपि हो गई रोमन, इसी तरह हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, पंजाबी की लिपि हो गई गुरुमुखी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न के रूप में पूछी जाती है कि लिपि की परिभाषा दीजिए और हिंदी की लिपि बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 टॉपिक बताया। पहला आपका जो टॉपिक है वह है भाषा, भाषा की परिभाषा, उसके रूप। तो भाषा की परिभाषा बताई, उसके 2 रूप बताए, मौखिक और लिखित। फिर मैंने आपको बताया लिखित रूप जानने के लिए आपको व्याकरण जानना आवश्यक होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग में मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन मौखिक भाषा को अगर लिखित रूप प्रदान करना है तो लिपि जानना आवश्यक है। तो मैंने आपको इस तरीके से आपको टॉपिक में बताया भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि कौन सी है। इस तरह मैंने आपको लिपियों की भी जानकारी दी। तो इस तरह से आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो भाषा है, भाषा और लिपि, ये टॉपिक आपका जो है वो यहाँ आकर आपका पूरा होता है। इसमें से आपको मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाएगा वह भाषा पर पूछा जाएगा, व्याकरण किसे कहते हैं उस पर पूछा जाएगा, और लिपि क्या है। ये आपका मुख्य पहला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, जिसको मैंने आपको विस्तार से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको व्याकरण का जो पहला भाग है वर्ण विचार, उस विषय की जानकारी दूंगी। तब तक आप भाषा को अच्छी तरह से जानिए कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि क्या है। ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो आपको वर्ण विचार भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैं आज का विषय यहीं समाप्त करती हूँ। आप इसको दोहराइए, फिर अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के साथ मिलते हैं। तो आज का विषय यहाँ पर समाप्त हुआ।